मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक बड़ी ही सीखने और समझने वाली बात है कि यदि हमने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी, तब धारा 193 BNSS 2023 की उपधारा 3 की उपधारा 2 और 3 इसमें प्रावधान दिए गए हैं। उपधारा 2 में प्रावधान दिए गए हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन उसके द्वारा किया जा रहा है, पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद 90 दिन के अंदर उसकी सूचना पीड़ित या सूचना देने वाले को देना आवश्यक है। वो या तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा भी दी जा सकती है, और जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा, तब इसकी भी सूचना उसको देना आवश्यक है। और यदि पुलिस अधिकारी 90 दिन के अंदर हमें सूचना नहीं देता है, तो हम क्या कार्रवाई करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये संपूर्ण जानकारी सरल उदाहरणों के साथ मैंने आपके लिए ई बुक PDF के अंदर तैयार करके रखी है, जहां से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा इन कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, जो कानून के तहत उसको उसकी ड्यूटी है कि ये उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि हम थाने पर जब भी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई हुई। हम थाने पे जाने से भी विचकते हैं कि हम कैसे थाने जाए, किससे मिलें, क्या बात करें। तो इन सभी परेशानियों का समाधान 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 में दिया गया है। उसमें बता दिया गया है कि 90 दिन के अंदर उनको उस इन्वेस्टिगेशन की प्रकृति की सूचना, क्या प्रोग्रेस हुई उसमें, उस आपकी एफआईआर में। ये नहीं है कि कब पूर्ण करी जाएगी इसकी सूचना दें, ये प्रतिबंध नहीं है। खाली ये कि इसमें इतनी कार्रवाई तक पहुंच चुके हैं, जैसे नक्शा मौका बना लिया है, गवाहों के बयान ले लिए हैं और आगे ये कार्रवाई चालू है, ये सारी सूचना देना उनका आवश्यक है। तो इससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाता है कि आखिर हमारे इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखने के बाद एक एक साल तक उसमें इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो है कि एफआईआर को पटक के रखा जाता है, और बाद में उसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट लगा दी जाती है। जबकि वास्तव में जो है कि एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध होता है, कॉन्जेबल ऑफेंस होता है। तो इस पे मैंने पिछले कई वीडियो बनाए हैं कि यदि ऐसी स्थिति भी बन जाती है, तो हमारे सामने 175(3) BNSS 2023 मौजूद है, जो 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का ही रिप्लेसमेंट है, उसका ही दूसरा रूप है। जिसके तहत हम जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करके ये निवेदन कर सकते हैं कि इसमें थाना प्रभारी महोदय को आदेशित किया जाए कि वो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। और एक सुरेश चंद्र का मामला है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है, सर्वोच्च न्यायालय का 2001 का फैसला है। उसमें इसी प्रकार का एक 420 की धोखाधड़ी का मामला था। तो उसमें जो है कि जेएमएफसी महोदय मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया थाना प्रभारी महोदय को। उसके विरुद्ध अभियुक्तगण ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, वहां से भी वो हार गए। फिर उच्च न्यायालय में गए, वहां से भी हार गए। सर्वोच्च न्यायालय में गए, वहां से भी वो हार गए। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंत में कहा गया कि जो मजिस्ट्रेट साहब जेएमएफसी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करने का आदेश दिया गया था, वो विधि अनुसार सही दिया गया था। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस पे मैंने पिछले वीडियो भी अपलोडेड किए हैं, वो उन वीडियो में, और उसके ई बुक भी लिखी हुई है PDF। ये जो वीडियो है, इसकी भी ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो अब हम सर आइए चले बिना देरी किए कुछ सरल उदाहरणों के साथ हम इसको समझ लेते हैं। लेट्स गो। ई बुक पर जाने से पहले एक जानकारी और मैं दे देता हूं सर आपको, कि यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है, तो हम क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली कानूनी कार्रवाई यह है कि आप संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना पत्र लिखें। पुलिस अधीक्षक महोदय को भी आप लिख दें, ये यहाँ तो लिखना जरूरी है ही, लेकिन आप इसके अलावा भी साथ में अगर आप भेजना चाहें तो एसडीओपी महोदय पुलिस, और उसके बाद डीजीपी पुलिस मुख्यालय, जैसे कि भोपाल मध्य प्रदेश में हर जगह ऐसा मौजूद है। रजिस्टर डाक से आप आवेदन वहां दे दें। उसके बाद आप आपके वकील साहब से मिलने जाकर वकील साहब को आप सारी स्थिति बताएं, तो वकील साहब के द्वारा धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 के तहत एक एप्लीकेशन तैयार करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश की जाएगी, वकील पत्र लगाकर। और जो आपने रिपोर्ट की है वरिष्ठ अधिकारियों को, उनकी कॉपी भी, उसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद, एक्नॉलेजमेंट रसीद, ये सब लगाकर जज साहब के समक्ष पेश की जाएगी। और वहां निवेदन किया जाएगा कि ये जो पुलिस अधिकारी हैं,
इनके द्वारा कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए 90 दिन के अंदर मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। मैं थाने पर जाकर भी मिला, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। तो इस प्रकार से मेरे प्रकरण में क्या प्रगति हो रही है, ये जानने का मुझे अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 में दिया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मुझे कोई कानूनी सूचना नहीं दी गई है। इसलिए माननीय न्यायालय इन्हें आदेशित करें कि मुझे बताएं कि मेरे प्रकरण में क्या प्रगति हुई है। तो जज साहब फौरन थाना प्रभारी महोदय को और या जो भी इंचार्ज हैं या मुंशी जी हैं उनको बुलवाएंगे और उनको आवेदन की कॉपी देंगे और उनसे कहेंगे कि आपके द्वारा कानून के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। आप कानून के नियमों के तहत पालन करें और इनको तुरंत सूचना दें और वो आपको उसके हिसाब से सूचना दी जाएगी। अगर वो न्यायालय का आदेश को नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। तो इसमें बहुत से कानूनी प्रावधान है सर, तो उन्हीं पे हम ई बुक के अंदर मैंने बहुत कुछ डिटेल में लिखा है। यहाँ तो मैंने आपको जानकारी दे दी, आगे की जानकारी मैं ई बुक पीडीएफ में से आपको देता हूँ। तो ये एक दुविधा हमारे मन में रहती है सर अक्सर, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद व्यक्ति के मन में ये सवाल उठते हैं, घर में बैठा रहता है वो कि मैंने एफआईआर तो लिखा दिया, अब उसमें कार्रवाई क्या हो रही है। तो उसी का तोड़ दिया हुआ है बीएनएस 2023 की धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 में सर। आइए सर हम ई बुक की ओर बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो आइए सर हम सीधे इसकी सरल व्याख्या पर आते हैं कि धारा 100 आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये ई बुक पीडीएफ है और इस ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 90 दिन की प्रगति की सूचना। इसमें उदाहरण भी है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यह उपखंड एक ऐसा नियम स्थापित करता है जो पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को अंधेरे में रहने से बचाता है। कानून क्या कहता है? पुलिस अधिकारी 90 दिनों की अवधि के भीतर इन्वेस्टिगेशन की प्रगति की सूचना किन्हीं साधनों द्वारा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम भी आते हैं, उनसे भी सूचना देने वाले या पीड़ित को वो देगा। ये कानून कहता है। सरल और अर्थ में क्या समझेंगे? नंबर एक, चार उसमें मैंने इसको डिवाइड किया है समझाने के लिए, जिसमें नंबर एक है समय सीमा। जिस दिन आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई उसके बाद से 90 दिन मतलब 3 महीने के अंदर, यह 90 दिन का इसमें मतलब बताया गया। दूसरी स्थिति है, क्या देना है? जांच की प्रगति की सूचना, प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको कहते हैं। पीड़ित या सूचना देने वाले को, पुलिस को यह नहीं बताना है कि जांच कब पूरी होगी, बल्कि यह बताना है कि अब तक क्या उनके द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट है, किसे देना है? सूचना देने वाले, इन्फॉर्मेंट या पीड़ित, विक्टिम को। सूचना देने वाले को या पीड़ित को। अगर आप चोरी से पीड़ित हैं और आपने ही एफआईआर लिखाई है तो आप दोनों हैं, आप इंफॉर्मेटिव भी हो गए और सूचना देने वाले भी हो गए, पीड़ित भी आप हो गए। चौथा आएगा सर इसमें, चौथा नंबर आएगा सर इसमें, किसे देना है? किन्हीं साधनों द्वारा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है। इसका मतलब है कि पुलिस अब केवल चिट्ठी चिट्ठी भेजने तक जो चिट्ठी भेजते हैं ना, हाथ से लिख के ना सूचना दे दी, चिट्ठी भेजने तक ही सीमित नहीं है पुलिस। इसका मतलब है कि पुलिस अब केवल चिट्ठी भेजने तक सीमित नहीं है, वो आपको ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना भेज सकती है। सरल उदाहरण देख लेते हैं सर इसका। मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को आपने घर में हुई चोरी की एफआईआर दर्ज पुलिस थाने में कराई। पुराना कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो पुलिस ने क्या किया, आपको पता नहीं चलता था, आपको बार बार थाने जाकर पूछना पड़ता था पुरानी सीआरपीसी में। लेकिन जो नया कानून है बीएनएस 2023 में, उसमें जो प्रावधान बनाए गए हैं, तो 1 जनवरी से 90 दिन मतलब आपने 1 जनवरी को रिपोर्ट लिखाई एफआईआर, अब उससे 90 दिन लगभग 1 अप्रैल पूरे होने से पहले पुलिस को आपको एक एसएमएस या ईमेल भेजना होगा, जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा? हर रिपोर्ट का अलग अलग होगा सर। चोरी की रिपोर्ट की घटना है तो वो उदाहरण देके मैं समझा रहा हूँ। जैसे उसमें लिखा होगा कि आपके चोरी के मामले की जांच चल रही है, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है, 2 संदिग्धों से पूछताछ की है, आगे की जानकारी जारी रहेगी। आपका केस ऑफिसर जिनका भी नाम और नंबर उनके पास है, ये आपको सूचना हो गई। आम आदमी के लिए इसके लिए क्या महत्व होगा सर? यह नियम पुलिस पर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करता है। अब पुलिस को पता है कि उन्हें हर 90 दिन में पीड़ित को अपडेट देना है, जिससे जांच की प्रक्रिया धीमी नहीं होती और पीड़ित को अपने मामले की स्थिति पता चलती रहती है। दूसरी स्थिति में हम आते हैं इसकी 193 की उपधारा 3 की उपधारा 7, अंतिम कार्रवाई की सूचना जिसको हम कहते हैं। यह उपखंड जांच की प्रगति से संबंधित नहीं है, बल्कि जांच के निष्कर्ष, कंक्लूजन के बारे में सूचित करने से संबंधित है। क्या कानून कहता है?
या अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी, उसी रीति से देगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें। अब इसको हम सरल तरीके से समझ लेते हैं। क्या देना है इसमें? नंबर एक, किसे देना है और कैसे देना है। क्या देना है में यह आएगा कि की गई कार्रवाई की संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्शन टेकन, यानी जब जांच पूरी हो जाए और पुलिस ने चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी हो तो उसे अंतिम कार्रवाई की जानकारी देना होगी। दूसरा है, किसे देना होगी? उस व्यक्ति को जिसने सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई, इन्फॉर्मेंट। तीसरा है, कैसे देना होगी? उस रीति से जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें इस सूचना को भेजने का सही तरीका, मेथड तय करेंगी, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल द्वारा, चालान की कॉपी या व्यक्तिगत रूप से नोटिस। सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उपरोक्त चोरी के मामले में मान लीजिए 15 मई 2025 को पुलिस ने जांच पूरी कर ली और चार्जशीट कोर्ट में जज साहब के समक्ष दाखिल कर दी। धारा 193 दो सा के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति रमेश कुमार को सूचित करना होगा कि जांच पूरी हो गई है और चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है। यह सूचना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, जैसे एसएमएस और उसके बाद चार्जशीट की एक प्रति से दी जाएगी। इसमें बताया बा और सा में क्या मुख्य अंतर है। 192 दो बा, जांच की प्रगति बताना और इसमें जांच पूरी होने के बाद अंतिम कार्रवाई की सूचना देना। अब इसमें जो है कि मैंने लिखा है कि 90 दिन की अवधि के भीतर जांच की प्रगति की सूचना या प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको नहीं दी जाती है, तब आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में नंबर एक है, पुलिस की चूक पर आपको क्या कार्रवाई करना होगी। तो ये मैंने सर इसमें हाईलाइट कर दिया है। न्यायिक उपचार है, क्योंकि आपराधिक जांच की निगरानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, इसलिए उन्हें शिकायत करना सबसे शक्तिशाली कदम होगा। नंबर एक हो गया। न्यायालय में आवेदन आप दें। क्या करना है? आप आपके वकील साहब से मिले, सीधे उस मजिस्ट्रेट में एक आवेदन एप्लीकेशन दायर करें जहां आपकी एफआईआर दर्ज है या दर्ज होनी थी या पेश होना था चालान। क्या क्यों यह प्रभावी है? मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी आईओ का पर्यवेक्षण, सुपरविजन करते हैं। मजिस्ट्रेट को शक्ति है कि वे जांच अधिकारी को बीएनएसएस के प्रावधानों का पालन करने का सीधा निर्देश, कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। क्या मांग करें उस आवेदन में? आवेदन में स्पष्ट रूप से मांग करें कि आईओ ने धारा 193 की उपधारा 3, ये कहीं कहीं सर टाइप की गलती हो जाती है, ये उपधारा 3 कर दिया मैंने, उपधारा 3 बा का उल्लंघन किया है और न्यायालय आईओ को तुरंत जांच की प्रगति रिपोर्ट आपको देने का निर्देश जारी करें। तो इसमें न्यायालय का आदेश पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है और उसका उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना, कंटेम ऑफ कोर्ट का खतरा उत्पन्न हो सकता है पुलिस अधिकारी के लिए। हाई कोर्ट का सहारा भी आप ले सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट भी आदेश देने में देरी करते हैं तो आप हाई कोर्ट में रिट याचिका, रिट पिटीशन आमतौर पर मेंडमस की प्रकृति में दायर कर सकते हैं, जिसमें बीएनएसएस के तहत आपके संवैधानिक अधिकार को लागू करने की मांग की जाएगी। हाई कोर्ट न्यायिक प्रणाली के संरक्षक होते हैं और बीएनएसएस जैसे नए कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये इसमें बताया गया। प्रशासनिक कार्रवाई भी करते हैं सर आप। तो न्यायालयीन कार्रवाई हो गई। प्रशासनिक कार्रवाई की कानूनी रूप से कार्रवाई करने के साथ आपको पुलिस विभाग के अंदर भी शिकायत करना पड़ेगी उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को। ये क्या करना है और वो क्यों प्रभावी होगी? तो उच्च अधिकारियों को शिकायत में जैसे नंबर एक है कि एक लिखित शिकायत तैयार करें और इससे संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी को और पुलिस महानिदेशक को आपको डायरेक्ट जनरल जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम डीजीपी कहते हैं, उनको भेज दें, तीनों को भेज दें। उच्च अधिकारी जांच अधिकारी आईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर सकते हैं। यह शिकायत आईओ पर दबाव डालती है कि वह तुरंत कार्रवाई करे ताकि उसकी सेवा रिकॉर्ड पर कोई दाग ना लगे। दूसरा, शिकायत में क्या लिखे? शिकायत में स्पष्ट रूप से एफआईआर नंबर, 90 दिन की तारीख और धारा 193, ये सर इसको 93 3 है, वो मैं आपको बता दूं, ये मैं बुक भी साथ में लेके ही बैठा हुआ हूँ और ये कभी कभी टंकन मिस्टेक ऐसी हो जाती है। 193 की उपधारा 3, क्योंकि उपधारा 3 में जो चालान पेश किया जाएगा तो वो किस प्रारूप में पेश किया जाएगा, वो पूरे 8 पॉइंट दिए हुए, वो उसमें उसमें ये है उपधारा 3 के आ में। और बा में हमारा जो वीडियो को टॉपिक हम बना रहे हैं वो है, इसमें पुलिस अधिकारी 90 दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना किन्हीं साधनों द्वारा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी सूचना देने वाले पीड़ित को देगा, ये आता है।
और इसी में बा में आता है, सा में आता है 193 के, वह अधिकारी अपने द्वारा दी गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इतला दी उस रीति से देगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। तो ये इसमें दिया गया है, मैंने इसको सही भी कर दिया। इसका जो लाभ होगा सर, अप्रत्यक्ष लाभ, मैं एक बात और बता दूं सर, ये मैंने ये शिकायत में क्या लिखे, मैंने ये टॉपिक पे चल रहा हूँ, तो इसमें मैंने उसका 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 कह लें आप उसको, या बा कह लें आप उसको, या बी कह लें उसको आप, उसके आवेदन की ड्राफ्ट इस वीडियो में मैंने नहीं बनाई है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विशेष तौर से कमेंट करके लिखें कि इसकी ड्राफ्टिंग पे भी आप वीडियो बनाएं, तो मैं आपके लिए स्पेशल फिर वीडियो उसकी ड्राफ्टिंग पर बना दूंगा, और एक नहीं कई 5 6 7 8 प्रकार की ड्राफ्टिंग के एक उदाहरण के स्वरूप में आपको पेश कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। वैसे हालांकि समस्या इतनी क्लियर है, मैंने इसलिए इस पे वीडियो वो ड्राफ्टिंग नहीं बनाई, क्योंकि आपको अपनी शिकायत ही तो रखना है जज साहब के समक्ष जाके। मैं मौखिक तौर पे ही बता देता हूँ आपको, हालांकि आप वकील साहब करेंगे तो वकील साहब तो सब जानते हैं, वो तो लिखेंगे ही। ऊपर न्यायालय का नाम, इधर प्रकरण क्रमांक, इधर आवेदक और तमाम अनावेदक के नाम, और फिर पुलिस और धारा लिखी जाएगी। आवेदन पत्र अंतर्गत अंतर्गत धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा बा 2023 के अंतर्गत, उसमें फिर आप पूरी अपनी समस्या लिख दें। माननीय महोदय, आवेदक की ओर से आवेदन निम्नानुसार सादर प्रेषित है। नंबर 1, आवेदक मतलब मेरे द्वारा इसी तारीख को एक संज्ञेय अपराध की जो भी घटना घटित हुई सूचना थाना प्रभारी महोदय को दी गई थी, उसकी प्राप्ति रसीद ये है, और उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और न ही 90 दिन के अंदर मुझे कोई सूचना दी गई, ना तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई और ना ही कोई चिट्ठी लिख कर दी गई, और मुझे कोई जानकारी आज तक नहीं हुई है कि मेरे केस में क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या प्रगति हुई है। और जो है कि ये BNSS 2023 की धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 का या उपधारा बा कह लें आप, बी कह लें, उसका उल्लंघन है। तो इनको आदेशित किया जाए कि वो नियमानुसार मुझे मेरे केस की प्रगति की सूचना प्रस्तुत करें, मुझे बताएं। ये बड़ा जरूरी कानूनी प्रावधान है। यदि आप इन कानूनी प्रावधानों को जानते हैं सर, तो आप पुलिस को इतने कोर्ट से थाना, थाना से कोर्ट, कोर्ट से थाने आप इतनी बार तलब करवा सकते हैं कि वो आपको सही जानकारी उनको देना ही होगी। जो कानून में जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसका उन्हें पालन करना ही होगा। और अब जो है कि इसीलिए कोर्ट को शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि क्लोजर रिपोर्ट पे भी पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। भाई आपने FIR लिखा दी कॉन्जेबल ऑफेंस की, और पुलिस अधिकारी के द्वारा उसमें 1 साल बाद खात्मा खारिज रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी एक उदाहरण के तौर पे, तो अब पहली बात तो इतनी लंबी अवधि के बाद आप पेश कर रहे हैं, यही डाउटफुल स्थिति है कि आखिर इतनी लंबी अवधि के बाद आप पेश क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात है कि 90 दिन के अंदर आपने फरियादी को FIR की सूचना भी नहीं दी, आपने 2 उल्लंघन हो गए। तीसरी चीज ये है कि क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ 2 कंडीशन में पेश की जा सकती है सर। नंबर 1, जब अपराधी का पता ना चले, और नंबर 2, जब अपराध साबित ना हो, और नंबर 3, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बुद्धिजीवी और समझदार हैं कि वो तीसरी वजह क्या हो सकती है। तो अब जो भी स्थिति बने, यदि पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट भी थाने में तैयार करके उसको दे दी जाती है, तो उसकी भी सूचना उसको दी जाएगी सर। ये भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है सर। उसमें विशेष तौर से बताया गया है कि बिना फरियादी को सुने, मतलब क्लोजर रिपोर्ट निरस्त नहीं की जाएगी, और उसको सूचना देना मैंडेटरी है। और अदालत को ये पूरा अधिकार है कि वो उस क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त भी कर सकती है, और उसके बाद समनिंग का भी वो आदेश जारी कर सकती है। तो यहाँ आके पुलिस की मनमानी खत्म हो जाती है। यदि पुलिस के द्वारा या तो सुस्ती बरती गई या जांच नहीं की गई, और ऐसे ही उसमें क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई, जबकि कंजेबल ऑफेंस वास्तव में हुआ है, गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, तो पीड़ित पक्ष न्यायालय में, कोर्ट में जज साहब के समक्ष आपत्ति पेश कर सकता है। उसको प्रोटेस्ट याचिका भी कहते हैं सर। इसके ऊपर भी मेरे मेरे चैनल पर कम से कम 4 या 5 वीडियो बनाए हैं, उसमें पूरी ड्राफ्टिंग और सारी कानूनी जानकारियां दी हैं। आप प्रोटेस्ट याचिका पेश करें, मेरे पिछले वीडियो आप देख लें, और ई बुक के अंदर भी मैंने पूरी जानकारी उसको PDF के रूप में लिख कर आपके लिए दे दी है, और उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक भी मौजूद है। आपको यदि आवश्यकता महसूस हो तो आप उनको वहां से खरीद भी सकते हैं। तो प्रोटेस्ट याचिका दाखिल की जाएगी, और उसके बाद जज साहब के समक्ष आर्गूमेंट होगी,
तो जज साहब के द्वारा उसको निरस्त किया जाता है क्लोजर रिपोर्ट को, तो दोबारा फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। तो आपके साथ जो आपको लग रहा था अनजस्टिस हुआ है, वो अनजस्टिस वापस जस्टिस में तब्दील हो जाएगा। तो कोर्ट और न्यायालय, इनको बहुत पावर्स दी हुई है सर, इनकी पावर्स को हमें समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सर हमें थोड़ा थकना पड़ता है, लगना पड़ता है, कोशिश करना पड़ती है। हम हमारे को कोई हाथ पकड़ के घर पे इंसाफ दिलाने नहीं आने वाला है सर। अपराधी तो ये चाहते ही हैं कि आप थक के घर बैठ जाएं, क्योंकि वो आप थक के जहां घर बैठे वहां उनकी बल्ले बल्ले हो गई, वो हो गए चांदी चांदी, सोना सोना हो गए, वो तो बेफिक्र हो गए घूमेंगे कि अब उनको कौन पकड़ने वाला। जो उन्होंने करतूत करी थी, आप चुप होके बैठ गए, अब वो नई करतूत करने के लिए निकल पड़ेंगे, तो अपराधियों के हौसले टूटेंगे तो अपराध घटेगा, अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे तो अपराध बढ़ेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें अपने न्याय के लिए अंत तक लड़ना है, चाहे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, एडीजे हो, डीजे हो, हाई कोर्ट और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। धैर्य रखें, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में न्याय और जस्टिस जरूर मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें अप्रत्यक्ष लाभ क्या है कि जांच में 90 दिन की सूचना न देना आरोपी के लिए कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद भी हो सकता है, आरोपी के लिए हो सकता है सर। इसलिए हालांकि ये सीधा कानूनी हथियार नहीं है। जांच में देरी का तर्क, यदि पुलिस 60 या 90 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर भी चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, जिसके आधार पर डिफॉल्ट बेल मिलती है, तो जांच की प्रगति रिपोर्ट न देने की चूक इस बात को बल देगी कि पुलिस जानबूझकर जांच में देरी कर रही है। निष्पक्षता पर सवाल, ट्रायल के दौरान आपका वकील इस तथ्य का उपयोग या तर्क देने के लिए कर सकते हैं कि पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया, जिससे उनकी पूरी जांच की प्रक्रिया निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा सके। आपकी एक्शन योजना क्या होगी? 90 दिन की समय सीमा, एफआईआर दर्ज होने के बाद 90 दिन पूरे होने का इंतजार करें, दूसरा वकील साहब से बात करें, मजिस्ट्रेट को आवेदन दें और उच्च पुलिस अधिकारियों को शिकायत करें। ये सर आपकी मेन बात हो गई। और इसी के बाद चार्जशीट क्या है, तो इसमें भी मैं सर शॉर्ट में बता देता हूँ कि चार्जशीट जो एक आधिकारिक दस्तावेज है कि जो पुलिस अधिकारी आपराधिक जो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, उसको चालान भी कहा जाता है या अंतिम प्रतिवेदन भी कहा जाता है। पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो पुलिस रिपोर्ट में और फाइनल रिपोर्ट में जो है, मामला ये है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच पूरी होने पर मजिस्ट्रेट को एक पुलिस रिपोर्ट भेजता है। यह रिपोर्ट दो तरीके की हो सकती है, या तो चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट। चार्जशीट कब दाखिल की जाती है? जब पुलिस को जांच में लगता है कि आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। तो चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट यह तब दाखिल की जाती है जब पुलिस को जांच के बाद लगता है कि आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, या आरोपी को पता नहीं चला है, जैसे खात्मा या अनट्रेसेबल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को स्वीकार करना या न करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। चार्जशीट क्यों दाखिल की जाती है? चार्जशीट दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य न्यायालय को यह बताना है कि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसे लगता है कि अब यह मामला न्यायिक कार्रवाई के लिए तैयार है। और न्यायिक संज्ञान, मजिस्ट्रेट चार्जशीट को देखने बाद ही उस पर कॉन्जन लेना, मतलब संज्ञान लेते लेते हैं, यानी मामले को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हैं और आरोप तय किए जाते हैं, चार्ज लगाया जाता है। चार्जशीट में दिए गए सबूतों के आधार पर ही न्यायालय यह तय करता है कि आरोपी पर कौन से आरोप चार्ज तय किए जाने चाहिए। तो बीएनएसएस पुरानी धारा, ये सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ एक और जानकारी दूं सर में कि जैसे कि यौन अपराध है 193 की धारा 2 में, तो जांच को 2 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य, इसमें समय सीमा तय कर दी गई है। ई बुक का टाइटल है बीएनएसएस 2023 चार्जशीट चालान क्या है। पुलिस को अब 90 दिन में शिकायतकर्ता को जांच की प्रगति बतानी होगी। धारा 193 3 बी सी, ये हमारे इसका वीडियो का भी टाइटल यही है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, एक आपको एक बहुत जानकारी सिखाने की कोशिश की है कि यदि आपने थाने पे रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देने के बाद आप घर आकर बैठ गए, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी रिपोर्ट में क्या उन्नति हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 की उपधारा 3 की उपधारा 2 या बा, इसमें प्रावधान दिए गए कि पुलिस अधिकारी उस इन्वेस्टिगेशन की प्रगति की सूचना आपको देगा, पीड़ित या इंफॉर्मेशन देने वाले को। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि वो चिट्ठी लिख के आपको दे। और फाइनल जब चालान पेश होगा तो उसकी भी आपको सूचना दी जाएगी। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी एक छोटे से टॉपिक पर प्रदान की है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, हमको याद नहीं रहता है,
हम बहुत बोझ तले घूमते रहते हैं। अरे रिपोर्ट लिखा दी और क्या हुआ, क्या हो रहा है, पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही, हम डरते भी हैं थाने में जाने से, झिझकते भी हैं, उधर पुलिस के द्वारा भी जानकारी नहीं दी जा रही। तो अदालत खुली हुई है सर, वकील लोग आपके लिए बैठे हुए हैं सेवा देने के लिए। और जज साहब को पूरी शक्तियां दी गई हैं कि यदि आपके साथ ऐसी स्थिति बनती है तो आप इस कार्रवाई को इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे आप देखेंगे ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। 199 रुपये जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा जहां ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वहां पर डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और ये बीएनएसएस 2023 की धारा की सरल व्याख्या उदाहरणों के साथ, जो बुक में धारा दी गई वो धारा और उसकी सरल व्याख्या सरल उदाहरणों के साथ लिख कर रखी है, ताकि हर एक आम और खास व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सके। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है कि यदि व्यक्ति के जीवन में परेशानी उत्पन्न होती है तो वो क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां कर सकता है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।